हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लास्ट सेशन में हमने 1919 का जो एक्ट है इसको पास करने के जो कॉजेस हैं वो किए थे। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो 1919 का एक्ट है इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं। जो 1909 का था इसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म एक्ट कहते हैं। इसको शॉर्ट में मोंटफोर्ड जे एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम मोंटेगो क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। तो इन दोनों ने जो रिफॉर्म किए थे इनका जो 1917 का डिक्लेरेशन था उसके ऊपर ही बेस था जो 1919 का एक्ट। तो जो इस एक्ट की मेन प्रोविजंस और फीचर्स क्या हैं आज हम इस सेशन में यही करेंगे। अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द 1919 एक्ट, तो प्रोविजंस को ही हम फीचर मानते हैं। तो इसकी मेन फीचर्स और प्रोविजंस हैं, हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोविजंस रिलेटेड टू होम गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड अदर प्रोविजंस। तो पहले हम करते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू होम गवर्नमेंट, मीनिंग जो इंडिया की गवर्नमेंट चल रही है इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस की गई थी। तो फर्स्ट वन इज द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वर डिक्रीज्ड, मीनिंग जो फर्स्ट टाइम हुआ था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसकी पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया। पहले हर एक बिल के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अप्रूवल चाहिए थी, लेकिन अब क्या है, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है जैसे मिंट का हो गया, फॉरेन अफेयर्स का हो गया, ऑक्ट्री का हो गया, रेलवे का हो गया, ऐसे ही इम्पोर्टेंट बिल्स हैं जिसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अप्रूवल की ज़रूरत है, अदरवाइज इसकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। इसकी पावर्स है इसको रिड्यूस कर दिया गया। एंड इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी इसकी जो एक्सपेंडिचर था पहले हम इंडियन ट्रेजरी से देते थे, अब इसको ख़त्म कर इंग्लैंड है, इंग्लैंड के खजाने से ही दिया जाने लगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसके एक्सपेंडिचर का बर्डन इंडिया पर अब नहीं रहा था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसके पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया था। नंबर 2, चेंज इन इंडियन काउंसिल और द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो इंडियन काउंसिल है जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल कहते हैं, इसकी नेचर है इसमें भी चेंज कर दिया गया। इसमें क्या प्रोविजन की गई कि जो मेंबर्स होते हैं इन मेंबर्स की ऑल्दो सैलरी है वो इंक्रीज कर दी गई थी। पहले इनकी 1000 पाउंड थी, अब इसको इंक्रीज कर 1200 पाउंड्स पर एनम किया गया। एंड इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था वो क्या था कि जो इसके मेंबर्स हैं इनमें से एटलीस्ट 50% वो होंगे जिन्होंने इंडिया में 10 इयर्स के लिए काम किया है। तो इस तरह 50% जिन्होंने इंडिया में 10 इयर्स के लिए काम किया है उसको पता है कि इंडियन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस तरह इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए। नेक्स्ट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन हाई कमिश्नर। जो इंडियन हाई कमिश्नर है इसको अपॉइंट किया गया। इंडियन हाई कमिश्नर है जो गवर्नर जनरल है इसके द्वारा ही अपॉइंट किया जाता था, जिसका टेन्योर 6 इयर्स के लिए होता था। तो ये मेन काम क्या करता था, जो सेंटर एंड प्रोविंसेस है इनमें एज अ एजेंट की तरह वर्क करता था। जो इंडियन ट्रेड्स है इसको भी ये कंट्रोल करता था, मीनिंग इंडियन ट्रेड को प्रमोट करना हाई कमिश्नर की ड्यूटी बन चुकी थी। इसके लिए अगर वो मशीनरी को इंडिया में इंपोर्ट कराना चाहता है वो भी करा सकता था। एंड जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं बाहरले कंट्रीज में स्टडी करने जाते हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी थी, इंडियन हाई कमिश्नर की थी। इस तरह कुछ मेन प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द होम गवर्नमेंट वो किए जाते हैं। अब होम गवर्नमेंट की बात आती हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी मेन प्रोविजंस हैं वो की जाती हैं। फर्स्ट वन इज
3 इंडियंस इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। पहले क्या था, जो 1909 का एक्ट था उसमें जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थी इसमें एक इंडियंस को एज अ लॉ मिनिस्टर लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था। अब इसके नंबर्स कितने इंक्रीज कर दिए गए थे, 3 मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स। इनमें से जो 3 मेंबर्स थे वो इंडियन थे और इनको लॉ, हेल्थ एंड एजुकेशन है वो डिपार्टमेंट्स हैं दिए गए थे। आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो फर्स्ट टाइम जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया। आज के टाइम में हमारे पास 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उस टाइम जब डिवीजन की गई थी तो 2 लिस्ट बनाई गई, सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका कंट्रोल था, तो इसमें 47 सब्जेक्ट्स थे जो सेंटर के साथ रिलेटेड थे, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पोस्ट टेलीग्राफ हो गया, मिंट हो गया। तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। जो प्रोविंसेस हैं इनके लिस्ट में 51 सब्जेक्ट थे जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड थे, हेल्थ से रिलेटेड थे, एजुकेशन से रिलेटेड थे। इस तरह फर्स्ट टाइम डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है वो की जाती है। आफ्टर दैट बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो इंडिया की आज के टाइम में एक स्पेशलिटी है कि इसमें भी जो लेजिस्लेचर है ड्यूअल लेजिस्लेचर है, 2 लेजिस्लेटिव हाउसेस हैं लाइक दिस। ये जो डिवीजन है जो 1919 में की गई थी, उस टाइम बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो बनाई गई। इसमें 2 हाउसेस थे, पहला था काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम अपर हाउस कहते हैं जिसमें 60 मेंबर्स थे, एंड सेकंड था लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस कहा जाता है जिसमें 145 मेंबर्स थे। उस टाइम जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जिसको अपर हाउस कहा जाता है ये ज़्यादा पावरफुल थी, इसमें 60 मेंबर्स थे। इनकी डिवीजन कैसी थी, जो 26 मेंबर थे जो नॉमिनेटेड थे, इनमें से जो 19 मेंबर्स थे 19 मेंबर ऑफिशियल थे एंड जो 6 मेंबर थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, एंड जो 34 मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर थे। जो इलेक्शन थी वो कैसे होती थी, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको डिवाइड किया जाता था। तो इसमें जो जनरल इलेक्टोरल सिस्टम था इसके थ्रू 20 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे। मुस्लिम के लिए 10 सीट्स दी गई, सिक्स के लिए 1 सीट थी, और जो यूरोपियन थे इनके लिए 3 सीट्स थी। इस तरह इन्होंने हमारी कंट्री में जो इलेक्शन सिस्टम था इसको कम्युनल बेस पर डिवाइड कर दिया, तो 34 इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें 145 मेंबर्स हैं, इनमें से 41 नॉमिनेटेड थे जिनमें से 26 क्या थे, ऑफिशियल मेंबर्स थे, और जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो कौन थे, वो थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और जो 104 इलेक्टेड मेंबर्स थे इनकी डिवीजन कैसे की गई थी, इसको भी ऐसे ही डिवाइड किया गया था। जैसे जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 52 मेंबर्स, मुस्लिम के लिए 30, सिख के लिए 2, एंड जो स्पेशल इलेक्टोरल सिस्टम है इसमें जो लैंडलॉर्ड्स होते थे इनको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। इनमें 7 मेंबर्स है वो इलेक्ट किए गए थे। जो इंडियन चैम्बर है, जो कॉमर्स है, इसके 4 मेंबर्स थे, और जो रिमेनिंग मेंबर्स थे यूरोपियन चैम्बर के मेंबर्स थे। इस तरह स्पेशल इलेक्टोरेट है वो सिस्टम भी प्रिवेल करने लगता है। तो इन्होंने जो बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर है इसकी एक्सपेंशन की है, इसमें मेंबर्स को इंक्रीज किया है, लेकिन इन्होंने जो इनकी डिवीजन की है कम्युनिटी के बेस पर की है, जो आगे जाकर इंडिया एंड पाकिस्तान 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को डिवाइड कर दिया था और जिसको 47 तक यूनाइट नहीं कर पाए थे। इस तरह ये प्रोविजंस होगी रिगार्डिंग सेंट्रल लेजिस्लेचर। एंड इसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है इसका टेन्योर कितना डिफाइन किया गया था, टेन्योर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है जिसको अपर हाउस कहा जाता है इसका टेन्योर 5 इयर्स के लिए था, एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसका टेन्योर 3 इयर्स के लिए था। लेकिन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है
वो इसको टाइम पीरियड से पहले भी डिसॉल्व कर सकता था, उसके पास सारी पावर्स दी गई थी। एंड डायरेक्ट इलेक्शन, जो डायरेक्ट इलेक्शन है, इसकी प्रोविजन फर्स्ट टाइम 1919 के एक्ट के थ्रू ही फॉर्मुलेट की जाती है। इसमें ऑल्दो चाहे मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शन दी गई थी, लेकिन जो फ्रेंचाइज थी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी। जो वोटर्स थे उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा कम वोटर थे जो वोट देने का राइट रखते थे। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसके लिए तो वोटर्स की जो क्वालिफिकेशन थी और भी ज़्यादा हार्ड थी, और इसमें ओनली 17,364 वोटर्स थे जो काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसमें अप्रॉक्सीमेट 13 लाख वोटर्स थे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, इनको इलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पावर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, इसकी पावर्स को भी इंक्रीज किया गया था, क्योंकि हम ये तो डिमांड कर रहे थे कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, इसकी पावर्स को इंक्रीज किया जाना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट्स थे अंडर द लिस्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट, उसके ऊपर जुडिक्शन किसको दी गई थी? सेंट्रल लेजिस्लेचर को दी गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लिस्ट में जो भी पावर्स आती हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर लॉ बना सकते थे। जो बजट था, उनमें से 40% बजट पर कंट्रोल किसका था? सेंट्रल लेजिस्लेचर का दिया गया था, जिसमें जो लोकल मैटर्स के एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके रिलेटेड ही इनको प्रोविजंस दी गई थी। एंड वो जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते थे। इसके साथ साथ उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी राइट दे दिया गया। और जो 2 हाउसेस हैं, इन 2 हाउसेस में फ्रीडम टू स्पीच दी गई कि वो हाउस के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके लिए उनको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। इस तरह सेंट्रल लेजिस्लेचर की पावर्स इंक्रीज की गई थी। ऑल्दो एग्जेक्टिव है, जिसका हेड गवर्नर जनरल है, उसके पास अब भी अनलिमिटेड पावर थी, जिस वजह से जो पावर्स हैं कहने को ही थी, लेकिन जो एग्जेक्टिव हेड था वो ज़्यादा पावरफुल बना हुआ था। एंड जो एग्जेक्टिव थी वो अब भी इररिस्पॉन्सिबल थी, वो भी आंसरेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। जो हम चाहते थे आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, वो तो नहीं हुई। जो एग्जेक्टिव थी वो क्या थी? इररिस्पॉन्सिबल थी। जो वाइसराय गवर्नर जनरल था, उसकी बहुत ज़्यादा वास्ट एंड अनलिमिटेड पावर थी। जो भी सेंट्रल लेजिस्लेचर है बिल पास करती थी, उसको रिजेक्ट कर सकता था, कैंसिल कर सकता था। इवन कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर नहीं मानती थी तो उनको डिसॉल्व भी कर सकता था। तो इतनी ज़्यादा वास्ट पावर्स थी। एंड इसमें जो एग्जेक्टिव है अब भी वही सुप्रीम थी, ना कि लेजिस्लेचर सुप्रीम थी। एंड नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव हाउसेस। जो बोथ लेजिस्लेटिव हाउसेस हैं, जो काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन था? जो काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस है, इसमें जो भी मेंबर्स थे कैपिटलिस्ट क्लास के मेंबर थे। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोअर हाउस के मेंबर्स हैं, इनके साथ कोऑपरेट नहीं करते थे। जो भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए जाते थे, हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको रिजेक्ट कर दे। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी बिल को पास कर देती थी और अगर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट कर देती थी, उसके बाद दोबारा से लेजिस्लेटिव काउंसिल है बिल को पास कर देती थी और गवर्नर जनरल क्या करता था? उस बिल को पास कर देता था। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने बिल को रिजेक्ट भी कर दिया, दोबारा से उसके पास आता है, लेकिन वो दोबारा से रिजेक्ट कर देती है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बिल पास हो जाता है। इस तरह जो ज़्यादा पावर्स थी काउंसिल ऑफ स्टेट को दी गई थी, अपर हाउस को दी गई थी, जिसमें कैपिटलिस्ट क्लास थी, जिसमें जो ब्रिटिशर थे इनका कंट्रोल ज़्यादा था। तो ये होगी प्रोविजंस रिगार्डिंग द सेंट्रल लेजिस्लेचर। उसके बाद आती हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो प्रोविंसेस थे इनमें भी जो गवर्नमेंट चलाई जा रही थी, इनकी क्या प्रोविजंस हैं? पहली बात, इनमें डायआर्की सिस्टम है,
इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो कभी कभी हम डायरकी को DI से भी स्पेल कर सकते हैं, डायरकी और Y के साथ भी। तो जो डायरकी सिस्टम है इसमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स क्या से थे, जिसमें जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है वो लॉ बनाती थी, जिसमें लेजिस्लेचर लॉ बनाती थी। ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। जो डायरकी सिस्टम है हम इसको अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट फुल फ्लैश करेंगे। तो डायरकी सिस्टम है प्रोविंसेस के लिए वो इंट्रोड्यूस की गई थी, और जो प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें भी जो एक्सपेंशन है वो की जाती है। लेकिन अब तक प्रोविंसेस में सिंगल एक हाउस है, इसकी ही प्रोविजन थी। और इसमें ये कहा गया कि 70% मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड होने चाहिए। तो इस तरह इलेक्शन की प्रोविजंस है प्रोविंसेस में भी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अदर प्रोविजंस जो इस एक्ट के थ्रू की जाती थी, जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाता है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उसको राइट दिए जाते हैं। जो इंडियन सर्विसेज हैं इनके लिए रिक्रूटमेंट कैसे होगी इसका मेथड डिफाइन करना, क्वालिफिकेशन, इनकी जो सर्विसेज है सर्विसेज के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल होंगे, इनकी सैलरी क्या होगी, वो सब कुछ डिफाइन किया जाएगा। एंड जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर हैं उनकी स्पेशल ड्यूटी थी कि इंडियन सिविल सर्विसेज है इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंसेस थे एक एक मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था, जो एडवाइजरी काउंसिल की तरह काम करती थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रिंसेस थे उनके मेंबर्स को लिया गया था। इस तरह प्रिंसली स्टेट में भी रिफॉर्म किए जाने लगे। तो ये सब कुछ होगी प्रोविजंस और द फीचर्स ऑफ द 1919 के एक्ट की, जिसको हम मोंटफोर्ड एक्ट भी रिफॉर्म एक्ट कहते हैं। तो वे दिस हमारी फीचर्स ऑफ 1919 एक्ट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम डायरकी सिस्टम करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।